तो दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी का अध्याय 11 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं मानव नेत्र। मानव नेत्र एक कैमरे की भांति होता है, यानी जिस प्रकार कैमरा इमेज को कैप्चर करता है उसी प्रकार जो हमारा नेत्र क्या करता है, इमेज को कैप्चर करता है। नेत्र का लेंस एक प्रकाश सुग्राही पर्दे पर या दृष्टि पटल पर या रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है। इसके निम्न भाग होते हैं, तो आप प्रकाश सुग्राही पर्दा कह दो या दृष्टि पटल कह दो या रेटिना कह दो, तीनों एक ही नाम है। ओके, अब देखते हैं हम इसके निम्न भाग होते हैं, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, आपको ग्रीन कलर में एक भाग दिख रहा है जो कि सबसे बाहर की ओर है। इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्वच्छमंडल या कॉर्निया कहते हैं। ओके, यह क्या होती है, पारदर्शी होती है। अब आपको कॉर्निया के पीछे आपको एक छोटा सा चैम्बर दिख रहा है जिसके अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, एक्वस चैम्बर कहते हैं। जिसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, जल द्रव कहते हैं। अब आपको लेंस के पीछे एक चैम्बर, बड़ा चैम्बर दिख रहा है जिसमें 2 नंबर लिखा हुआ है। इस चैम्बर को हम क्या कहते हैं, विट्रस चैम्बर कहते हैं। और इसमें जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या कहते हैं, कांचाभ द्रव कहते हैं। ओके, अब आपको ब्राउन कलर में तंतुमय संरचना दिख रही होगी लेंस के पास में। इस ब्राउन कलर की जो तंतुमय संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस या परितारिका कहते हैं। ओके, अब आपको आइरिस या परितारिका के मध्य में एक खाली स्थान दिख रहा है, तो इस खाली स्थान को हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। ओके, अब आपको ये रेड कलर में संरचना दिख रही है। इस रेड कलर में जो आपको संरचना दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, पक्षमापी पेशियां या सीलियरी काय पेशियां कहते हैं। इन पेशियों की सहायता से जो लेंस क्या होता है, लटका रहता है। ओके, अब देखते हैं क्रिस्टली लेंस। क्रिस्टली लेंस क्या होता है, पारदर्शी होता है और उत्तली लेंस की भांति होता है। इसलिए इसके द्वारा जो बनने वाला प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक तथा उल्टा होता है। अब देखते हैं दृष्टिपटल। दृष्टिपटल एक ऐसी परत होती है जिस पर प्रतिबिंब बनता है और इस प्रतिबिंब का जो संकेत होता है वो मस्तिष्क तक दृक् तंत्रिका के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो ये इसके भाग हो गए नेत्र के। अब देखते हैं इसमें राइट साइड में 2 इमेज लगी हुई है। एक तो आपको दिख रही होगी ब्राउन आइज में और एक आपको दिख रही है ब्लू आइज में। तो जो ब्राउन आइज और ब्लू आइज दोनों में आपको सेंटर के अंदर क्या दिख रहा है, आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है। इस ब्लैक सर्कल को हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। जो आपको ब्लैक सर्कल दिख रहा है उसे हम क्या कहते हैं, पुतली या प्यूपिल कहते हैं। अब आपको इस ब्लैक सर्कल के बाहर की ओर आपको एक तो ऊपर वाली में आपको दिख रहा है ब्राउन सर्कल दिख रहा है और नीचे वाली में आपको ब्लू सर्कल दिख रहा है। ओके, तो ये जो कलरफुल जो सर्कल दिख रहा है इन्हें हम क्या कहते हैं, परितारिका कहते हैं। ओके, तो इसे हम क्या कहते हैं, परितारिका। इसलिए जो आंख का जो कलर होता है वो परितारिका डिसाइड करती है, यानी परितारिका के द्वारा निर्धारित किया जाता है। मान लीजिए यदि परितारिका का जो रंग है वो ब्लू है तो आंख का रंग क्या होगा, ब्लू होगा। परितारिका का रंग अगर ब्राउन है तो आंख का कलर क्या होगा, ब्राउन होगा। यदि परितारिका का कलर अगर ब्लैक है तो आंख का रंग क्या होगा, ब्लैक होगा। ओके, इस प्रकार जो परितारिका जो होती है वो क्या होती है, वर्णक युक्त होती है, अर्थात पिगमेंटेड होती है। ओके, कलरफुल होती है परितारिका। आइए इसका पहला भाग देखते हैं हम, कॉर्निया। इसे स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। यह पारदर्शी झिल्ली होती है जिसमें से प्रकाश नेत्र में प्रवेश करता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली अधिकांश प्रकाश किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी परत पर हो जाता है। जो कॉर्निया क्या करती है, अधिकांश प्रकाश किरणों का जो अपवर्तन होता है उसकी बाहरी परत पर ही हो जाता है। कॉर्निया में रक्त कोशिकाएं नहीं होती हैं, अर्थात इसके अंदर क्या होती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसी कारण इसका जो प्रत्यारोपण क्या होता है, सर्वाधिक सरल होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी आंखें दान करना चाहता है, तो ऑपरेशन के समय ज़्यादातर केसों में क्या होता है, उस दाता व्यक्ति की, यानी दाता व्यक्ति जो अपनी आंखें दान करना चाहता है तो उसकी केवल कॉर्निया ही क्या होती है, दूसरे व्यक्ति को लगाई जाती है। ओके, या प्रत्यारोपित की जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, कॉर्निया का प्रत्यारोपण कहते हैं। लेकिन कुछ केसों में क्या होता है, पूरे ही जो आंख होती है उसका ट्रांसप्लांट या प्रत्यारोपण किया जाता है। ओके, लेकिन ज़्यादातर केसों में क्या होता है, केवल कॉर्निया ही क्या होती है, प्रत्यारोपित की जाती है। अगर आपके क्वेश्चन आता है कि आंख का कौन सा भाग प्रत्यारोपित किया जाता है तो आपका आंसर होना चाहिए कॉर्निया। ये ज़्यादातर पेपरों में, कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं उनमें ये क्वेश्चन आता है। कॉर्निया के पीछे एक छोटा कोष्ठ होता है जिसमें पारदर्शी द्रव भरा होता है, इसी जल द्रव कहते हैं, जिसे हमने चित्र के अंदर 1 नंबर नाम दिया था। ओके, अब देखते हैं कांचाभ द्रव। लेंस के पीछे एक बड़ा कोष्ठ होता है जिसे विट्रस चैम्बर कहते हैं। इसमें भरा द्रव कांचाभ द्रव कहलाता है, जिसे हमने चित्र के अंदर 2 नंबर नाम दिया था। अब देखते हैं परितारिका।
इसे आइरिस भी कहते हैं। इसके बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या प्यूपिल अथवा नेत्र तारा कहते हैं, जो कि आपको ब्राउन कलर में जो चित्र के अंदर तंतुमय संरचना दिख रही थी उसके मध्य में जो खाली स्थान था उसी हम क्या कहते हैं, प्यूपिल या पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली आवश्यकता अनुसार छोटी या बड़ी होती रहती है। अधिक प्रकाश पड़ने पर आइरिस जो होती है फैल जाती है तथा पुतली छोटी हो जाती है। तो इसमें चित्र में दिख जाएगा आपको, अगर अधिक प्रकाश पड़ता है तो ये आइरिस या जो परितरिका होती है वो फैल जाती है, जिसके कारण इसके मध्य का स्थान क्या होता है, कम हो जाता है। इसी कारण क्या होता है, पुतली का आकार छोटा हो जाता है। ओके, अधिक प्रकाश पड़ने पर। अब देखते हैं हम, कम प्रकाश पड़ने पर आइरिस सिकुड़ जाती है तथा पुतली बड़ी हो जाती है। इस प्रकार पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण करती है। जैसे ये आपको आइरिस दिख रही होगी, अगर प्रकाश अगर कम पड़ता है तो ये आइरिस क्या होती है, सिकुड़ जाती है, ऊपर की ओर हो जाती है, जिसके कारण इसके मध्य का स्थान अधिक हो जाता है, जिससे पुतली का आकार भी बढ़ जाता है। ओके, तो आपको ये दोनों चित्र नहीं बनाने, एक तो ये वाला चित्र और एक ये ऊपर वाला चित्र, ये दोनों चित्र आपको नहीं बनाने, ये केवल आपको समझाने के लिए मैंने बनाए हैं। ओके, अब देखते हैं पांचवा पॉइंट, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस सीलियरी या पक्षमापी पेशियों की सहायता से लटका रहता है। यह क्रिस्टलीय तथा पारदर्शी होता है। यह केवल विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित मतलब केंद्रित करने के लिए आवश्यक फोकस दूरी में सूक्ष्म समायोजन करता है। यानी जो लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी बदल सकता है और आवश्यकता अनुसार क्या होता है, सूक्ष्म समायोजन कर लेता है। यह रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। क्योंकि यह लेंस क्या होता है, उत्तलीय लेंस होता है, इस कारण यह क्या करता है, रेटिना पर वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ओके, अब देखते हैं दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल इसे रेटिना भी कहते हैं। इसमें उपस्थित प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रदीप्त मतलब प्रकाश मिलने पर तो प्रदीप्त होने पर सक्रिय हो जाती हैं और विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती हैं। ये सिग्नल दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं तथा जहां इनका संशोधन होता है और उपयुक्त संकेत मिलने पर वस्तु हमें दिखाई देती है। ओके, तो इस प्रकार जो अगर कोई भी प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है तो उसका जो सिग्नल होता है वो विद्युत सिग्नल के रूप में रूपांतरित किया जाता है और ये विद्युत सिग्नल क्या होते हैं, दृक् तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और मस्तिष्क क्या करता है, इनका संशोधन करता है, जिसके पश्चात हमें वस्तु दिखाई देती है। ओके, तो ये 6 पॉइंट हो गए। अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आता है मानव नेत्र को चित्र सहित समझाइए तो आप एक मानव नेत्र का चित्र बना दीजिए और ये 6 पॉइंट लिख दीजिए। ओके, अब देखते हैं हम मानव नेत्र द्वारा प्रतिबिंब बनना। अब मानव नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो देख लेते हैं। अब तो इसमें आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, सामने ट्री दिख रहा है, पेड़ है। तो इस पेड़ से क्या होती है, कई गुना संख्या में क्या होती है, जो प्रकाश की किरणें निकलती हैं। लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2 किरणें बना रखी है ताकि हमें जो चित्र कैसे बनता है वो आसानी से समझ में आ जाए। तो इससे हमने 2 किरणें चलाई। ओके, और इनका कुछ अपवर्तन जो होता है कॉर्निया की पृष्ठ पर हो जाता है और कुछ अपवर्तन जो होता है लेंस कर देता है और कुछ अपवर्तन जो होता है इसमें जो कांचाप द्रव भरा होता है वो कर देता है। इस प्रकार अपवर्तित होती हुई किरणें जो होती हैं वो दृष्टिपटल यानी रेटिना पर मिलती हैं। ओके, और रेटिना पर जहाँ मिलती हैं वहाँ पर क्या होता है, इस जो ऑब्जेक्ट होता है, जो ट्री है, उसका क्या होता है, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। बनना भी चाहिए क्योंकि ये लेंस क्या होता है, उत्तलीय होता है। उत्तल लेंस जो होते हैं वो वास्तविक तथा उल्टे प्रतिबिंब बनाते हैं। अब जो ये प्रतिबिंब बना है इसका जो सिग्नल होता है वो दृक् तंत्रिका के द्वारा क्या होता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है और मस्तिष्क जो इन सिग्नल का क्या करता है, संशोधन करता है और वस्तु को जो अपने अनुभव के आधार पर क्या आता है, सीधा देखता है। इस कारण हमें वस्तु क्या होती है, सीधी दिखाई देती है। ओके, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। नेत्र के सामने स्थित किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले जलीय द्रव, फिर नेत्र लेंस तथा अंत में कांचाप द्रव से अपवर्तित होकर रेटिना पर टकराती हैं। चूंकि मानव नेत्र एक उत्तल लेंस की भांति होता है अतः रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा तथा वास्तविक होता है। इस प्रतिबिंब का संकेत दृक् तंत्रिकाओं के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है और
मस्तिष्क इनका संशोधन करता है, जिससे रेटिना पर बना प्रतिबिंब मस्तिष्क द्वारा अनुभव के आधार पर मानव को सीधा दिखाई पड़ता है। तो आपको पता चल गया होगा कि नेत्र के द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार बनाया जाता है। ओके, अब देखते हैं हम नेत्र की संबंधन क्षमता, पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ आई। नेत्र की आवश्यकता अनुसार, यानी जो नेत्र की जिस प्रकार आवश्यकता होती है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदलने की क्षमता को नेत्र की संबंधन क्षमता कहते हैं। यानी नेत्र की आवश्यकता अनुसार जो नेत्र लेंस होता है वो अपनी फोकस दूरी बदल लेता है, इसे ही हम क्या कहते हैं, संबंधन क्षमता कहते हैं। ओके, उम्र के साथ साथ क्या होती है, आँख की संबंधन क्षमता घटती जाती है, क्योंकि उम्र के बढ़ने पर नेत्र की नम्यता या फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाती है। ओके, तो यह नम्यता या फ्लैक्सिबिलिटी कम हो जाने के कारण संबंधन क्षमता घट जाती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती। ओके, अब देखते हैं आँख का दूरबिंदु। आँख का दूरबिंदु यानी फारेस्ट। ओके, तो आँख का दूरबिंदु जिसे हमने लिखा है एफ से, आँख से अधिकतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके, आँख का दूरबिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख के लिए यह बिंदु अनंत पर होता है, यानी जो स्वस्थ व्यक्ति की आँख होती है वो अधिक से अधिक दूरी पर रखी वस्तु को क्या होती है, स्पष्ट रूप से देख लेती है, और वह बिंदु ही क्या होता है, उसका अनंत बिंदु कहलाता है। एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख का, यानी जो एक स्वस्थ व्यक्ति की आँख होती है वो अनंत दूरी पर स्थित वस्तु को भी देख लेती है, वही वस्तु का जो बिंदु होता है वो क्या होता है, अनंत बिंदु कहलाता है। ओके, अब देखते हैं हम आँख का निकट बिंदु। आँख का निकट बिंदु यानी नियरेस्ट, जिसे हमने लिखा है एन से, आँख से न्यूनतम दूरी पर स्थित वह बिंदु जिस पर रखी वस्तु को आँख स्पष्ट रूप से देख सके, आँख का निकट बिंदु कहलाता है। स्वस्थ आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर होता है। इस दूरी को स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं, यानी जो 25 सेंटीमीटर की दूरी होती है हमारी आँख से लेकर 25 सेंटीमीटर की दूरी तक, इसे हम क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। ओके, यानी हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर जो दूरी होती है वो वहाँ पे जो बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, निकट बिंदु कहते हैं। यानी हमारी आँख से 25 सेंटीमीटर दूर जो बिंदु होता है उसे हम निकट बिंदु कहते हैं। और यहाँ रखी वस्तु क्या होती है, एक स्वस्थ व्यक्ति की जो आँख होती है उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम वस्तु को अपनी आँख की तरफ 25 सेंटीमीटर से दूरी घटाकर 20 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर करते हैं, तो और अब वस्तु को अपनी आँख की नज़दीक की ओर लाते हैं, आँख के नज़दीक की ओर लाते हैं, तो इसमें क्या होता है, जो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, तो जो निकट बिंदु होता है वो क्या होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, जहाँ पे रखी वस्तु हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब देखते हैं दृष्टि विस्तार। निकट बिंदु एन तथा दूर बिंदु एफ के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। स्वस्थ आँख के लिए यह 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होता है। ओके, क्योंकि जो निकट बिंदु क्या होता है, 25 सेंटीमीटर दूर होता है आँख से, और जो दूर बिंदु क्या होता है, अनंत दूरी तक होता है। इन दोनों की जो मध्य की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि विस्तार कहलाती है, जो कि 25 सेंटीमीटर से अनंत दूरी तक होता है। अब देखते हैं मोतियाबिंद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कैटेरैक्ट। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दूधिया या धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को ही मोतियाबिंद कहते हैं। इसके कारण नेत्र की दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से क्षय हो जाता है। मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव है। यानी क्या होता है, आयु जैसे जैसे बढ़ती जाती है, जो नेत्र में जो लेंस होता है उसमें क्या होता है, लवणों का जमाव होता जाता है, जिसके कारण क्या होता है, नेत्र क्या होता है, जो नेत्र लेंस होता है वो दूधिया या धुंधला हो जाता है, जिसके कारण हमें वस्तु क्या होती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती या दिखाई देना बंद हो जाती है। ओके, लेकिन अगर इसकी शल्य चिकित्सा कर दी जाती है तो इस दृष्टि का जो वापस लौट आती है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे नेत्र दोष एवं उनके निवारण। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमें नेत्र के बारे में कुछ बातें समझनी होगी, जिससे आपको इन दोषों को समझना आसान हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपने अपने फ्रेंड्स, रिश्तेदारों या आस पड़ोस में कुछ व्यक्तियों को कहते हुए सुना होगा कि मुझे पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, कुछ कहते हैं कि मुझे दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। इसके दो कारण होते हैं, एक तो लेंस में परिवर्तन हो जाए, एक होता है नेत्रगोलक में परिवर्तन हो जाए। सबसे पहले हम देखते हैं लेंस में परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार से नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, आपको यहाँ पे 3 इमेज दिखाई दे रही है, एक तो ऑरेंज कलर में, एक ग्रीन कलर में, एक येलो कलर में है। तीनों को हमने नाम दे दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और जो सेकंड नंबर जो इमेज है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का चित्र है। ओके,
और जो लेंस सहित यह जो पूरी संरचना होती है इसे हम क्या कहते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, जो लेंस सहित जो पूरी संरचना होती है उसे हम क्या कहते हैं, नेत्रगोलक कहते हैं। ओके, तो आप तीनों इमेज में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इनमें लेंस का आकार क्या है, अलग अलग है, जबकि जो शेष संरचना है वो समान है। और आपको नेत्रगोलक में एक रेड कलर की जो परत दिख रही है वह क्या है, रेटिना है। ओके, तीनों इमेज में आपको रेड कलर में एक परत दिख रही है, वह क्या है, एक वह रेटिना है। ओके, जहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। ओके, अब हम क्या करते हैं दोस्तों, तीनों इमेज के लेंसों को अलग अलग बना लेते हैं। तो हमने यहाँ पे तीनों इमेज के लेंसों को अलग अलग बना रखा है। जो सेकंड नंबर इमेज का जो लेंस है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का लेंस है। इसी के आधार पर हम अन्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। जो फर्स्ट नंबर इमेज का जो लेंस है उसमें गोलापन ज्यादा है सेकंड की अपेक्षा। इस गोलेपन को हम साइंटिफिक भाषा में हम क्या कहते हैं, वक्रण। ओके, जो गोलापन होता है उसे हम साइंटिफिक भाषा में हम कहते हैं वक्रण। तो हम यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पहली नंबर जो इमेज का जो लेंस है उसमें वक्रण ज्यादा है सेकंड नंबर इमेज के लेंस की अपेक्षा। ओके, इसी प्रकार हम थर्ड नंबर इमेज का जो लेंस देखते हैं उसमें गोलापन कम है, अर्थात उसमें वक्रण कम है। तो हम कह सकते हैं कि जो थर्ड नंबर जो इमेज का लेंस है उसमें वक्रण कम है सेकंड नंबर लेंस की अपेक्षा। ओके, अब हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फर्स्ट नंबर इमेज का लेंस है उसमें वक्रण ज्यादा है, जबकि जो थर्ड नंबर इमेज का लेंस है उसमें वक्रण कम है। दोस्तों, अगर आपने चैप्टर 10 का पार्ट 5 देखा है, चैप्टर 10 का पार्ट 5 देखा है, तो मैंने उसमें बताया था कि जो उत्तल लेंस जो होता है वो दो गोलों का संयोजन होता है। चूंकि हमारी आंख का लेंस भी क्या होता है, उत्तल लेंस होता है, इसलिए यह भी क्या होगा, दो गोलों का संयोजन होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, प्रत्येक लेंस की दोनों सतहों को गोले के रूप में पूर्ण कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रत्येक लेंस की दोनों सतहों को गोले के रूप में पूर्ण कर लिया है। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि किसमें बड़े गोले बन रहे हैं और किसमें छोटे गोले बन रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर इमेज में तो छोटे गोले बन रहे हैं और जो थर्ड नंबर इमेज है उसमें बड़े गोले बन रहे हैं। ओके, और दो गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी, दो गोलों के केंद्रों के बीच की दूरी किसमें ज्यादा होगी, यह भी आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं। जिसमें बड़े गोले बनेंगे उसमें दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी, जबकि जिसमें छोटे गोले बनेंगे उसमें दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी कम होगी। और मैंने चैप्टर 10 के पार्ट 5 में मैंने यह भी बताया था कि दो गोलों के केंद्रों के मध्य की दूरी का जो आधा होती है वो फोकस दूरी होती है। तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि फोकस दूरी किस में ज्यादा है, जिसमें गोले बड़े बनेंगे उसमें फोकस दूरी ज्यादा होगी, जिसमें गोले छोटे बनेंगे उसमें फोकस दूरी कम होगी। जबकि सेकेंड नंबर इमेज का जो लेंस है वो वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का लेंस है, इसलिए इसमें जो फोकस दूरी होगी वो रेटिना तक होगी। तो आप चित्र में भी आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ग्रीन कलर का जो चित्र है उसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो फोकस दूरी वो रेटिना तक जा रही है, और जितनी फोकस दूरी होगी उतनी दूर क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ओके, तो इसका फोकस बिंदु कहाँ होगा, रेटिना पर होगा, जो सेकेंड नंबर इमेज का जो लेंस है। और यहाँ पे हमने फोकस दूरी जो ब्राउन कलर में शो कर रखी है। और जो फर्स्ट नंबर इमेज का लेंस है उसमें गोले छोटे बन रहे हैं, इसलिए इसमें फोकस दूरी क्या होगी, कम होगी, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी है वो रेटिना तक नहीं पहुंचती है, इसलिए इसका फोकस बिंदु क्या होता है, रेटिना से पहले होता है। तो रेटिना से पहले होने के कारण इसमें जो इमेज क्या होती है, रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिसके कारण जो इमेज जो होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। और जबकि थर्ड नंबर इमेज में क्या है, फोकस दूरी क्या होगी, ज्यादा होगी सेकंड की अपेक्षा, जिसके कारण जो फोकस बिंदु होगा वो रेटिना से दूर चला जाता है, जिसके कारण हमें इमेज क्या होती है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके फ्रेंड्स, तो इस प्रकार लेंस में परिवर्तन होने से क्या होता है, नेत्र दोष उत्पन्न होता है। अब जो फर्स्ट इमेज है वह एक निकटदर्शी दोष युक्त है, और जबकि थर्ड इमेज है वो दूरदर्शी दोष युक्त है। ओके, अब हम देखते हैं नेत्र गोलक में परिवर्तन होने के कारण किस प्रकार से नेत्र दोष उत्पन्न होते हैं। आपको यहाँ पे तीन इमेज दे रखी है, ऑरेंज कलर में, ग्रीन कलर में, येलो कलर में। तीनों को हम नाम दे देते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो सेकंड नंबर इमेज है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का चित्र है, अर्थात जिसका जो नेत्र गोलक है वो स्वस्थ व्यक्ति की आंख का नेत्र गोलक है। तीनों इमेज में आप लेंस का आकार स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, वो समान है, अतः इनकी फोकस दूरियां भी क्या होंगी, समान होंगी। यहाँ पे फोकस दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि लेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ओके, तो यहाँ पे जो परिवर्तन हुआ है वो नेत्रगोलक में परिवर्तन हुआ है। तो सेकंड नंबर जो इमेज है वह एक स्वस्थ व्यक्ति की आंख का नेत्रगोलक है। इसी के आधार पर हम अन्य का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नंबर इमेज है उसमें नेत्रगोलक की लंबाई क्या है, सेकंड की अपेक्षा ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि लंबाई अधिक हो गई या फिर चौड़ाई कम हो गई, क्योंकि किसी वस्तु की अगर लंबाई अधिक हो जाती है तो उसकी चौड़ाई वैसे ही कम हो जाएगी। ओके,
तो नेत्र गोलक की लंबाई अधिक होने के कारण क्या होता है, रेटिना जो होता है वो नेत्र लेंस से दूर चला जाता है, अर्थात नेत्र लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी बढ़ जाती है, लेकिन फोकस दूरी उतनी ही रहती है, जिसके कारण जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से पहले ही रह जाता है, और जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना से पहले ही बनता है, जिसके कारण वस्तु जो होती है व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। अब देखते हैं थर्ड इमेज में क्या होता है, जो नेत्र गोलक की लंबाई कम हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं चौड़ाई अधिक हो जाती है। ओके, तो लंबाई कम होने के कारण क्या होता है, जो नेत्र गोलक का जो रेटिना होता है वो लेंस के अधिक नजदीक आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, उसका नेत्र लेंस का फोकस बिंदु क्या होता है, रेटिना से दूर हो जाता है, क्योंकि फोकस दूरी में क्या है, कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, जबकि जो रेटिना होता है नेत्र गोलक का वो लेंस के नजदीक आ जाता है, जिसके कारण जो फोकस बिंदु दूर हो जाता है, और वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके, जो फर्स्ट नंबर इमेज है वो निकट दृष्टि दोष युक्त है, जबकि जो थर्ड नंबर इमेज है वो दूर दृष्टि दोष युक्त है। यदि आपको यह समझ में आ गया है तो आप आगे जो हम नेत्र दृष्टि दोष के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। ओके दोस्तों, नेत्र दोष एवं उनके निवारण में सबसे पहले हम देखते हैं निकट दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं मायोपिया। दोस्तों, जो शब्द लिखा है निकट दृष्टि दोष, इसे देखकर आपको लग सकता है कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती हो, ऐसा आपको शब्द को देखकर लग सकता है, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों कैसा होता है, तो चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। ऐसा दोष जिसमें मनुष्य निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु एक निश्चित बिंदु के बाद वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है अथवा दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है दोस्तों, व्यक्ति जो होता है निकट की वस्तु को तो स्पष्ट देख लेता है, परंतु दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। आपके मन में क्वेश्चन उठ सकता है कि इसमें निकट की वस्तु स्पष्ट क्यों दिखाई देती है, दूर की वस्तु स्पष्ट क्यों दिखाई नहीं देती, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, तो इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। तो इन क्वेश्चनों के आंसर भी मैं दूंगा। तो चलिए पहले आगे चलते हैं। अब देखते हैं इसमें कारण। इस दोष के निम्न कारण है। पहला है नेत्र लेंस की वक्रता बढ़ जाए, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। वक्रता कहो या वक्रण कहो, बात एक ही है। तो मैंने लेंस परिवर्तन में आपको फर्स्ट इमेज में बताया था कि लेंस का वक्रण अधिक होने के कारण क्या होती है, फोकस दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण फोकस दूरी रेटिना तक नहीं जाती है, और प्रतिबिंब क्या होता है, रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण जो इमेज होती है व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इमेज तभी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है जब प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना पर बने। ओके फ्रेंड्स, अब देखते हैं दूसरा कारण, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए अथवा नेत्र गोलक लंबा हो जाए। यानी बात एक ही है, नेत्र गोलक का व्यास बढ़ जाए या नेत्र गोलक लंबा हो जाए, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो मैंने नेत्र गोलक परिवर्तन में आपको फर्स्ट इमेज में, नेत्र गोलक परिवर्तन में मैंने आपको फर्स्ट इमेज में बताया था कि नेत्र गोलक लंबा होने के कारण नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है, जिससे फोकस दूरी रेटिना तक नहीं पहुंचती है, और जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, और जो वस्तु होती है वो भी उसे स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके, इन कारणों के कारण, यानी जो फर्स्ट कारण और सेकंड कारण, इनके कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब रेटिना पर ना बनकर रेटिना के निकट बनता है, इस कारण जो व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। क्योंकि इस दोष में जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना के निकट बनता है, इसलिए इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। तो आपको उस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा जिसमें मैंने बताया था कि इसे निकट दृष्टि दोष क्यों कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, अतः अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोषयुक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना से पहले ही अथवा रेटिना के निकट किसी बिंदु P पर फोकस हो जाती हैं अथवा मिलती हैं। तो यहाँ पे जो P बिंदु है वो क्या है, फोकस बिंदु है। इसे हमने F से नहीं लिखा है, क्योंकि हमने F का यूज दूर बिंदु अर्थात फारेस्ट पॉइंट के लिए कर लिया है। ओके, इसलिए हमने यहाँ पे P का यूज किया है।
तो आप चित्र में देख सकते हैं अनंत से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से पहले ही एक दूसरे को काट देती हैं या मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, वस्तु की इमेज बनेगी, तो इमेज जो होती है वो रेटिना से पहले ही बन जाती है, जिसके कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। तो दूर की जो वस्तुएं होती हैं उनका इमेज जो होता है वो रेटिना से पहले ही बन जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को इमेज, इस जो वस्तु होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। ओके, तो उस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मिल गया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि निकटदर्शी दोष में दूर की वस्तु क्यों दिखाई नहीं देती, तो इसलिए दिखाई नहीं देती क्योंकि इसमें क्या होता है, जो दूर से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो रेटिना से पहले ही मिल जाती हैं, जिसके कारण क्या होती है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब इस दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु F अनंत से खिसककर कम दूरी पर स्थित हो जाता है। मान लीजिए जब व्यक्ति स्वस्थ था तो उसका दूर बिंदु अनंत दूरी तक था। अनंत दूरी कुछ भी हो सकती है, 1200 मीटर, 1800 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर, यानी जो दूर बिंदु होता है वो अनंत दूरी तक हो सकता है स्वस्थ व्यक्ति के लिए। लेकिन जब वह इस दोष से ग्रस्त होता है तो उसका दूर बिंदु क्या होता है, आंख के नजदीक आ जाता है। मान लीजिए जब वह स्वस्थ था तो वह 1200 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पा रहा था, लेकिन जब वह इस दोष से ग्रस्त होता है तो उसका जो दूर बिंदु होता है वो नजदीक आ जाता है। मान लीजिए वह 800 मीटर पर आ गया है तो वह अब 800 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट देख पाता है, लेकिन 1200 मीटर पर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है। इसलिए हम कहते हैं कि वह निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है, क्योंकि जो निकट पर रखी वस्तुओं से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। इस कारण जो होता है व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। तो अब आपको उस क्वेश्चन का भी आंसर मिल गया होगा, जिसमें मैंने बताया था कि व्यक्ति निकट की वस्तुएं स्पष्ट क्यों देख पाता है। चलिए आगे देखते हैं। अब निवारण। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे अवतल लेंस युक्त चश्मे को आंख के सामने रख देते हैं, जिससे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं अथवा रेटिना पर मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो आप देख सकते हैं चित्र में स्पष्ट रूप से इसमें आंख के सामने अवतल लेंस रखा हुआ है, जिसके कारण अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं। इस कारण हमें दूर की वस्तुएं पुनः दिखाई देने लगती हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो F को हमने डेड डैश के द्वारा प्रदर्शित कर दिया है, क्योंकि जो निकट आया हुआ जो दूर बिंदु होता है वो पुनः क्या होता है, अपनी दूरी पर स्थित हो जाता है, और जो दूर स्थित वस्तुएं पुनः व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं दूर दृष्टि दोष, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो जो दूर दृष्टि दोष जो शब्द है उसे देखकर आपको लग सकता है कि ऐसा दोष जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, ऐसा आपको शब्द देखकर लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो कैसा होता है, चलिए देखते हैं इसकी डेफिनेशन। दूर दृष्टि दोष मानव नेत्र का वह दोष है जिसमें मनुष्य दूर स्थित वस्तु को तो स्पष्ट देख सकता है, परंतु उसे पास में रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। यानी यह ऐसा दोष होता है जिसमें दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब देखते हैं इसके कारण। इसके निम्न कारण हैं। पहला हो जाएगा नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए, वक्रता या वक्रण, बात एक ही है। नेत्र लेंस की वक्रता कम हो जाए जिससे उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो इस पहले कारण का मैंने स्पष्टीकरण लेंस परिवर्तन की जो थर्ड इमेज थी, लेंस परिवर्तन में जो थर्ड नंबर इमेज थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि लेंस का वक्रण कम होने के कारण उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से दूर हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति को इमेज स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। ओके, अब देखते हैं दूसरा कारण। नेत्र गोले का व्यास कम हो जाए अथवा नेत्र गोलक छोटा हो जाए या लंबाई में कम हो जाए, बात एक ही है, जिससे नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। तो इस कारण का मैंने स्पष्टीकरण नेत्र गोलक परिवर्तन में जो थर्ड नंबर इमेज थी उसमें बताया था। उसमें मैंने आपको बताया था कि नेत्र गोलक छोटा हो जाए या उसकी लंबाई कम होने पर क्या होता है, जो लेंस व रेटिना के मध्य की दूरी कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो फोकस बिंदु होता है वो रेटिना से दूर हो जाता है, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से दूर बनता है। इस कारण व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है।
तो इन दोनों कारणों के कारण क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना से परे या रेटिना से दूर बनता है। इस कारण इस दोष को हम क्या कहते हैं, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। दोस्तों फर्स्ट और सेकंड कारणों के कारण जो नेत्र लेंस का जो फोकस बिंदु होता है वह रेटिना से दूर चला जाता है। अतः निकट बिंदु से चलने वाली प्रकाश की किरणें इस दोष युक्त नेत्र लेंस से अपवर्तित होकर रेटिना के पश्चात किसी बिंदु एस पर मिलती है। आइए इसे चित्र से समझ लेते हैं। तो चित्र में आपको 3 बिंदु दिख रहे हैं, एक एन है, एक आर है, एक एस है। एन क्या है, निकट बिंदु है जो कि आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। आर यहाँ पे रेटिना है और एस वह बिंदु है जहां पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें मिलती है। एन यानी निकट बिंदु पर जो रखी वस्तुएं होती हैं उनसे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना से दूर स्थित किसी बिंदु पर मिलती है जहां पर उसका प्रतिबिंब बनता है। इस कारण जो व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं जो होती हैं स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती हैं। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। इस दोष से युक्त नेत्र का निकट बिंदु एन निकट से हटकर अधिक दूरी पर स्थित हो जाता है। आप सभी को पता है आंख का निकट बिंदु आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित होता है। जब व्यक्ति दूरदृष्टि दोष से ग्रस्त होता है तो उसका निकट बिंदु अधिक दूरी यानी 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर आदि पर स्थित हो जाता है। तो अधिक दूरी पर स्थित जो वस्तुओं से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण जो प्रतिबिंब होता है वो रेटिना पर बनता है और अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं व्यक्ति को स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं, इसमें एन क्या है, निकट बिंदु है जो कि अधिक दूरी पर स्थापित हो जाता है, जिसे हमने एन डैश से प्रदर्शित किया है। तो एन डैश से जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को अधिक दूरी पर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं इसके निवारण। दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए ऐसे उत्तल लेंस युक्त चश्मे को आंख के सामने रख देते हैं जिससे निकट से आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर फोकस हो जाती हैं अथवा रेटिना पर मिलती हैं, जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है और व्यक्ति को वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जैसा कि आप चित्र में भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, इसमें आंख के सामने उत्तल लेंस रख दिया है, जिसके कारण क्या होता है, जो दूर गया हुआ जो निकट बिंदु होता है वो पुनः अपनी स्थिति पर आ जाता है और उससे जो चलने वाली प्रकाश की किरणें होती हैं वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर मिलती हैं, जिसके कारण व्यक्ति को निकट रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं हम जरा दृष्टि दोष। आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप आंख का दूर बिंदु नेत्र के निकट तथा आंख का निकट बिंदु नेत्र से दूर विस्थापित हो जाता है। इसलिए नेत्र ना तो अधिक दूर वाली वस्तु को और ना ही बहुत पास वाली वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है। नेत्र का यह दोष जरा दृष्टि दोष कहलाता है। तो डेफिनेशन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जरा दृष्टि दोष होता है वह निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष का मिला जुला रूप होता है। तो चलिए आप देखते हैं इसका कारण। जरा दृष्टि दोष का मुख्य कारण आयु बढ़ने के साथ साथ नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाना है। तो आपको पता होगा नेत्र की संवेदन क्षमता क्या होती है। जो नेत्र लेंस होता है उसकी फोकस दूरी बदलने की जो क्षमता होती है वह संवेदन क्षमता कहलाती है, जो कि आयु बढ़ने के साथ साथ कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होता है। तो चलिए दोस्तों आप देख लेते हैं इसके निवारण। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए व्यक्ति को द्विफोकस लेंसों से युक्त चश्मे का प्रयोग करना पड़ता है। इन लेंसों का ऊपरी भाग अवतल लेंस की तरह तथा नीचे का भाग उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। क्योंकि यह दोष क्या होता है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष का मिला जुला रूप होता है, इसलिए इसका चश्मा बनाने में भी क्या किया जाता है, दोनों लेंसों यानी अवतल लेंस और उत्तल लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें देखते हैं प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। दोस्तों आपको राइट साइड में एक इमेज दिख रही है जो कि प्रिज्म की 3D इमेज है, जिसमें सूर्य की प्रकाश की किरण जब गुजरती है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। ओके, जो प्रिज्म होता है वह ग्लास का बना होता है। क्योंकि इसमें जो सूर्य की प्रकाश किरण होती है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, अतः हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह 7 रंगों का बना होता है। ओके, जो प्रिज्म से जो प्रकाश का अपवर्तन होता है उसे हम प्रिज्म की 2D इमेज की सहायता से समझेंगे, जो कि आपके लेफ्ट साइड में बना रखी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिज्म की 2D इमेज बना लेते हैं, जिसे हमने नाम दिया है ABC। अब प्रिज्म के तल AB और AC पर अभिलंब खींचते हैं। तो अभिलंब खींचने के लिए आप
डी का प्रयोग कर सकते हैं, या आप चाहे तो सीधे अंदाजे से बना सकते हैं। ओके, आप देख सकते हैं चित्र में हमने प्रिज्म के तल ए बी पर अभिलंब खींचा है एन एन डैश, जिसे हमने डैश डैश के द्वारा प्रदर्शित किया है, और एसी तल पर भी हमने एक अभिलंब खींचा है जिसे हमने एम एम डैश नाम दिया है। ओके, अब आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो PQ जो किरण होती है वो प्रिज्म के तल ए बी पर आपतित होती है, और आपतित किरण PQ और अभिलंब एन एन डैश के मध्य एक कोण बनता है। इस कोण को हम क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल आई से लिखते हैं। जब PQ किरण प्रिज्म में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात वह अपवर्तित हो जाती है, जिसे नाम देते हैं हम QR। अब QR और अभिलंब एन एन डैश के मध्य प्रिज्म के अंदर की साइड एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल r से लिखते हैं। अब QR अपवर्तित किरण प्रिज्म के तल AC पर आपतित होती है। जब यह किरण प्रिज्म से बाहर निकलती है तो यह अपने पथ से विचलित हो जाती है, अर्थात अपवर्तित हो जाती है। चूंकि यह किरण प्रिज्म से बाहर निकल रही है इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? पारगमित या निर्गत किरण कहते हैं। अब आप चित्र में स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि निर्गत किरण RS और अभिलंब MM डैश के मध्य एक कोण बन रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। यह है तो अपवर्तन कोण ही, लेकिन यह निर्गत किरण के साथ बन रहा है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल e से प्रदर्शित करते हैं। अब आपतित किरण PQ को उसकी सीधी रेखा में डैश डैश के द्वारा आगे की ओर बढ़ाते हैं, और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर डैश डैश के द्वारा बढ़ाते हैं। जहां दोनों किरणें मिलती हैं उस बिंदु को नाम हम देते हैं G। ओके, और इन दोनों किरणों के मध्य एक कोण बनता है। इस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। इसे हम लिखते हैं डेल से। ओके, जो ये सिंबल दे रखा है उसे हम क्या कहते हैं? डेल। और कुछ किताबों में यह कैपिटल D से भी लिखा हो सकता है। ओके, तो यह तो हो गया इसका चित्र, जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इसकी थ्योरी। चित्रानुसार ABC कांच का एक प्रिज्म है। इसके तल AB तथा AC पर प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, जब AB तल के माध्यम से प्रकाश की किरण प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है तो वह अपवर्तित हो जाती है, और जब अपवर्तित किरण प्रिज्म के तल AC के माध्यम से बाहर निकलती है तो वह पुनः अपवर्तित हो जाती है। इस प्रकार प्रिज्म के तल AB तथा AC पर प्रकाश का अपवर्तन दर्शाया गया है। माना एक प्रकाश की किरण चित्रानुसार प्रिज्म के पृष्ठ AB पर कोण I पर आपतित तथा कोण R यानी अपवर्तन कोण पर अपवर्तित होती है। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, जो आपतित किरण होती है वह अभिलंब NN डैश के साथ I कोण यानी आपतन कोण बनाती है, और तथा अपवर्तित किरण अभिलंब NN डैश के साथ अपवर्तन कोण यानी R बनाती है। ओके, यह अपवर्तित किरण पुनः प्रिज्म के पृष्ठ AC पर आपतित होती है तथा कोण E यानी निर्गत कोण पर पारगमित होती है। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, जब अपवर्तित किरण QR AC तल के माध्यम से बाहर निकलती है तो वह पुनः अपवर्तित हो जाती है। इस अपवर्तित किरण को हमने नाम दिया था RS, या निर्गत किरण या पारगमित किरण। जो निर्गत किरण RS होती है वह अभिलंब MM डैश के साथ एक कोण बनाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। इसे हम स्मॉल e से लिखते हैं। ओके, आपतित किरण PQ को आगे बढ़ाने पर तथा निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर दोनों G बिंदु पर मिलती हैं, और इन दोनों किरणों के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। इसे डेल से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, जब आपतित किरण PQ को उसकी सीधी रेखा में बढ़ाते हैं और जो RS किरण होती है उसको जब पीछे की ओर उसकी सीधी रेखा में बढ़ाते हैं तो दोनों किरणें एक स्थान पर मिलती हैं। उस बिंदु को हमने नाम दे दिया G। दोनों किरणों के मिलने के स्थान पर क्या होता है? एक कोण बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं? विचलन कोण कहते हैं। उसे हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कह दो या परिक्षेपण कह दो, बात एक ही है। अगर दोस्तों आपके पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, तो आपको आंसर में लिखना है, जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकाशिक घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण
कहते हैं। तो आपको यह डेफिनेशन लिख देनी है। ओके, एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस प्रकाशी घटना को हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ओके, अब देखते हैं, अगर आपके 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरी लिखना है। ओके दोस्तों, आप यहाँ पे 2 चित्र देख सकते हैं, एक तो लेफ्ट साइड में है, एक राइट साइड में है। लेफ्ट साइड में जो कि कलरफुल है, जिसमें आप देख सकते हैं जब उसमें श्वेत प्रकाश का पुंज या कह दो सूर्य का प्रकाश जब प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और राइट साइड में आप देख सकते हैं जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। लेकिन हमने यहाँ पे केवल 2 रंग ही प्रदर्शित किए हैं, एक तो ऊपरी सिरा वाला और एक निचला सिरा वाला। ऊपरी सिरा जो कि क्या होता है, रेड होता है, और निचला सिरा क्या होता है, बैंगनी होता है। ओके, तो आप दोनों में से कोई एक बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। न्यूटन के अनुसार सूर्य का प्रकाश कई रंगों के प्रकाश से मिलकर बना होता है। जो न्यूटन थे उन्होंने बताया था कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वह कई रंगों से मिलकर बना होता है। जब श्वेत प्रकाश की कोई बारीक किरण पुंज किसी प्रिज्म से होकर गुजारी जाती है तो प्रिज्म के दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर प्रकाश की एक रंगीन पट्टी दिखाई देती है। इस रंगीन पट्टी को प्रकाश का स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में ऊपरी सिरा लाल तथा निचला सिरा बैंगनी होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। चित्र में आपने देखा था जो ऊपरी सिरा होता है वह लाल होता है और निचला सिरा क्या होता है, बैंगनी होता है। और शेष रंग नीला, आसमानी, हरा, जामुनी, पीला, इनके बीच में अविरलता से फैले होते हैं। अविरलता मतलब होता है जो शेष रंग होते हैं उनमें आप विभेद नहीं कर सकते हैं कि कौन सा रंग कहाँ शुरू हो रहा है और कौन सा रंग कहाँ खत्म हो रहा है। ओके, इस प्रकार प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश के गुजरने पर उसका अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रकाशी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन, जो कि यह एक सिंपल सा टॉपिक है। चित्र में आप देख सकते हैं 2 प्रिज्म देख सकते हैं, एक प्रिज्म जो कि सीधा रखा हुआ है, एक प्रिज्म जो कि उल्टा रखा हुआ है। जब श्वेत प्रकाश को जब सीधे रखे हुए प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश होता है वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। ओके, अब जब इन 7 रंगों को जब पुनः उल्टे रखे प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो जो 7 रंग होते हैं जब प्रिज्म से बाहर निकलते हैं तो वह श्वेत प्रकाश के रूप में निकलते हैं। ओके, इसे ही हम क्या कहते हैं, श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कहते हैं। चलिए दोस्तों, अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। चित्रानुसार जब 2 प्रिज्मों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि उनके फलक समांतर हो जाएं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं जो प्रिज्मों के जो पास वाले फलक हैं वह एक दूसरे के समांतर हैं, देख सकते हैं आप। जब पहले प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजरता है तो यह रंगीन स्पेक्ट्रम बनाता है, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। और यदि इस स्पेक्ट्रम को उल्टे रखे प्रिज्म से गुजारते हैं तो पुनः श्वेत प्रकाश प्राप्त होता है। इसे ही श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम का पुनर्योजन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इंद्रधनुष का बनना, यानी इंद्रधनुष किस प्रकार बनता है हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। दोस्तों, आपने इस लेसन पार्ट में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जब प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह अपवर्तित हो जाती है और 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, यानी 7 रंगों में बंट जाती है। और उन 7 रंगों में क्या होता है, ऊपर की ओर क्या होता है, लाल रंग होता है और नीचे क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। इसके पश्चात हमें क्या होती है, उन 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त होती है जिसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। दोस्तों, इसी से मिलती जुलती घटना प्राकृतिक वातावरण में होती है जिसमें इंद्रधनुष बनता है। और यह घटना जो होती है वर्षा के पश्चात होती है। वर्षा के पश्चात क्या होता है, जो वर्षा की छोटी छोटी बूंदें क्या होती हैं, वायुमंडल में तैरती रहती हैं। और वर्षा के पश्चात अगर धूप निकल आती है, यानी सूर्य का प्रकाश निकल आता है, तो सूर्य का प्रकाश इन छोटी छोटी जो वर्षा की बूंदें होती हैं उनमें प्रवेश करता है और इंद्रधनुष बनता है। लेकिन दोस्तों, सभी बूंदें क्या होती हैं, इंद्रधनुष नहीं बनाती हैं। इंद्रधनुष बनाने के लिए भी कुछ शर्तें हैं, यानी इंद्रधनुष कब बनेगा इसके लिए भी कुछ नियम हैं, कुछ शर्तें हैं। तो चलिए इन नियमों को हम देख लेते हैं।
जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की किरण जो होती है वो वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करती है और उसका अपवर्तन हो जाता है। साथ ही क्या होता है, किरण का वर्ण विक्षेपण भी हो जाता है, यानी वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जिसमें ऊपर की ओर लाल रंग और नीचे की साइड क्या होता है, बैंगनी रंग होता है। हमने यहाँ पे केवल 2 रंग प्रदर्शित कर रखे हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो। अब बात आती है अपवर्तन क्या होता है दोस्तों। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ पर एक पारदर्शी माध्यम वर्षा की बूंद के बाहर वायु है और दूसरा पारदर्शी माध्यम वर्षा की बूंद के अंदर जल है। तो यहाँ पे 2 पारदर्शी माध्यम हो गए हैं। वायु जो होती है वो विरल होती है और जो जल होता है वो सघन होता है। तो यहाँ पे जो प्रकाश की किरण है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। आप चाहें तो यहाँ पे जो किरण आपतित हो रही है वहाँ पे अभिलंब खींच सकते हैं। जब यह अपवर्तित और वर्ण विक्षेपित किरण वर्षा की बूंद की आंतरिक सतह पर टकराती है तो इसका परावर्तन हो जाता है। परावर्तन क्या होता है दोस्तों, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट आती है तो उसे हम क्या कहते हैं, परावर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे किरण आंतरिक सतह पर टकराती है और वापस उसी दिशा में लौट आती है। क्योंकि यह परावर्तन क्या होता है, बूंद के अंदर होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, आंतरिक परावर्तन भी कहते हैं। और यह जो परावर्तित किरण जो होती है वो वर्षा की बूंद के बाहर जब निकलती है तो इसका एक बार पुनः क्या होता है, अपवर्तन होता है। इसमें क्या होता है, जो किरण जो होती है वो सघन से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है, इसलिए यह क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। जब यह पुनः अपवर्तित किरण किसी सतह जैसे पृथ्वी हो सकती है, बादल हो सकते हैं, जब उससे एक निश्चित कोण पर टकराती है तभी क्या होता है, इंद्रधनुष बनता है। यानी ये जो कोण दे रखा है उसका मान भी क्या होता है, एक निश्चित होता है। यानी जब उस निश्चित कोण पर टकराती है तभी इंद्रधनुष बनता है। इस कोण का मान कितना होता है ये आपके 10वीं में नहीं है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इंद्रधनुष बनने में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती हैं वो देख लेते हैं एक बार फिर। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, अपवर्तन होता है, उसी के साथ क्या होता है, वर्ण विक्षेपण होता है, फिर इसका आंतरिक परावर्तन होता है, फिर इसका क्या होता है, पुनः अपवर्तन होता है। यानी इसमें जो अपवर्तन होता है वो 2 बार होता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं थ्योरी। तो इसकी अब थ्योरी देख लेते हैं। इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में वर्षा की बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। तो आप इंद्रधनुष को प्राकृतिक स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। जब प्रकाश चित्रानुसार यानी जो हमने चित्र देखा था उसके अनुसार, जब प्रकाश चित्रानुसार वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित व विक्षेपित का अर्थ होता है अलग अलग रंगों में बंटना। तो यह अपवर्तित व विक्षेपित होता है। जैसा कि आपने चित्र में देखा था, जो सूर्य के प्रकाश की किरण जब वर्षा की बूंद में प्रवेश करती है तो उसका अपवर्तन होता है, साथ ही उसका क्या होता है, अलग अलग रंगों में बट जाता है, यानी वर्ण विक्षेपण हो जाता है। अब यह वर्षा की बूंद में आंतरिक परत से टकराता है और इसका आंतरिक परावर्तन होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। अब यह वर्षा की बूंद से बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित होता है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। जो आंतरिक परावर्तन के पश्चात क्या होता है, जो प्रकाश होता है वो बूंद के बाहर निकलता है और उसका पुनः अपवर्तन होता है, जैसा कि आपको चित्र में बताया गया था। और प्रेक्षक को इंद्रधनुष दिखाई देता है। और इसके पश्चात क्या होता है, जो प्रेक्षक होता है यानी जो देखने वाले थे उन्हें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष देखने के लिए पीठ को सूर्य की ओर होना चाहिए, यानी अगर आपको इंद्रधनुष देखना है तो आपकी पीठ क्या होनी चाहिए, सूर्य की ओर होनी चाहिए, तभी आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं तारों का टिमटिमाना, यानी तारे क्यों टिमटिमाते हैं इसका कारण भी देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, पहले हम चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चित्र है सबसे पहले वो देखना है। तो इसमें आपको 2 तारे दिख रहे हैं, एक तो ठोस लाइन की सीध में दिख रहा है और एक डेड डैश लाइन की सीध में दिख रहा है। जो डेड डैश लाइन की सीध में आपको तारा दिख रहा है वो आभासी तारा है और जो ठोस लाइन की सीध में आपको तारा दिख रहा है वो वास्तविक तारा है।
तो वास्तविक तारे से क्या होता है, प्रकाश जब वायुमंडल में प्रवेश करता है, यानी जो तारे होते हैं वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, तो उनसे आने वाला जो प्रकाश होता है वो वायुमंडल में जब प्रवेश करता है तो वायुमंडलीय परतों के कारण उसका अनेक बार अपवर्तन होता है, जिसके कारण क्या होती है, उस प्रकाश की जो दिशा है बदल जाती है और हमें जो प्रकाश होता है वो और कहीं से आता हुआ प्रतीत होता है, जैसा कि आपको डैश लाइन के द्वारा यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसके कारण क्या होता है, तारे की दो स्थितियां बन जाती हैं, एक तो वास्तविक स्थिति, एक आभासी स्थिति। चूंकि दोस्तों तारे जो होते हैं वो हमसे बहुत अधिक दूरी पर स्थित होते हैं, इस कारण जो हमारी आंखें क्या होती हैं, वास्तविक और आभासी स्थिति में विभेद नहीं कर पाती हैं। इसलिए जो हमारी आंखें होती हैं कभी आभासी स्थिति को देखती हैं तो कभी वास्तविक स्थिति को देखती हैं। इस कारण जो तारे होते हैं वो चमकते हुए या टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे पृथ्वी सतह की ओर आते हैं वैसे वैसे क्या होता है, वायुमंडलीय परतों के मध्य सघनता बढ़ती जाती है। अर्थात क्या होता है, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, जो घनत्व अथवा अपवर्तनांक जो होता है बढ़ता जाता है। अपवर्तनांक और घनत्व क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर घनत्व बढ़ेगा तो अपवर्तनांक भी बढ़ेगा, अगर अपवर्तनांक बढ़ेगा तो घनत्व भी बढ़ेगा, अगर घनत्व घटेगा तो अपवर्तनांक भी घटेगा। अब हम क्या करते हैं, जो राइट साइड में हमने चित्र बना रखा है उसे भी हम देख लेते हैं, जिसमें आपको बताया है कि तारे से निकलने वाला जो प्रकाश होता है उसका पथ किस प्रकार परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने वायुमंडलीय परतों को हमने 1 2 3 4 के नाम से प्रदर्शित किया है। जो परत एक है उसके ऊपर भी कोई परत होगी तो उनके मध्य हमने क्या किया है, अभिलंब खींच दिया है। तो आपको जहाँ भी दो परतें मिलती हैं उनके मध्य अभिलंब खींचना है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तारे से निकलने वाला प्रकाश है वो अभिलंब जहाँ खींचा है वहाँ पर आपतित होता है और यह क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है, क्योंकि जो प्रकाश होता है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश कर रहा है, इसलिए यह क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाता है। और यही घटना क्या होती है, बार बार होती रहती है जब तक हमारी आंखों तक प्रकाश पहुँचता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो पथ होता है वो चेंज हो जाता है और हमें क्या होता है, एक आभासी स्थिति जो तारे की प्रतीत होती है, जो कि ऊपर की साइड डैश के द्वारा बना रखी है। और यह क्या होती है, आभासी स्थिति वास्तविक स्थिति से थोड़ा ऊपर की ओर बनती है। अगर दोस्तों आपके क्वेश्चन आता है तारे क्यों टिमटिमाते हैं, वो भी 3 या 4 नंबर का, तो आपको क्या करना है, जो लेफ्ट साइड में डायग्राम है वो तो आपको बनाना ही है और आपको क्या करना है, जो लड़का है लड़के की जगह आपको क्या करना है, जो तीर के पास आपको एक आंख बना देनी है। इससे क्या होगा, आपका चित्र जो होगा वो जल्दी बन जाएगा। और राइट साइड वाला आपको चित्र नहीं बनाना है। अगर आपके 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तब आपको क्या लिखना है, तब आपको लिखना है, तारे से निकलने वाले प्रकाश का हमारे वायुमंडलीय परतों में अनेक बार अपवर्तन होने के कारण तारे के प्रकाश का पथ चेंज हो जाता है, जिसके कारण तारे की एक आभासी स्थिति बनती है। इसी कारण तारे जो होते हैं वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सूरज और चांद टिमटिमाते हुए दिखाई क्यों नहीं देते, क्योंकि दोस्तों जो सूरज और चांद होते हैं वो तारों की अपेक्षा पृथ्वी के अधिक निकट स्थित होते हैं और जो हमारी आंखें होती हैं उनकी वास्तविक स्थिति को आसानी से देख पाती हैं। इस कारण क्या होता है, जो सूरज और चांद टिमटिमाते हुए दिखाई नहीं देते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं इसकी थ्योरी। तो इसकी थ्योरी देख लेते हैं। जब तारों का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो इसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। जैसा कि आपने जो राइट साइड में डायग्राम देखा था उसमें आपको बताया था कि जो प्रकाश होता है उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है, क्योंकि ऊपरी वायुमंडल से नीचे पृथ्वी सतह तक परतों की सघनता अथवा घनत्व बढ़ता जाता है। ये भी आपको चित्र में बताया था और आपको परतों के हिसाब से भी पता चल जाता है जो घनत्व क्या होता है, बढ़ता जाता है। अतः तारे के प्रकाश का अनेक बार अपवर्तन होने के कारण वह अभिलंब की ओर झुकता जाता है। यहाँ पे जो प्रकाश होता है वो विरल से सघन माध्यम में प्रवेश करता है, जिसके कारण क्या होता है, अपवर्तन के पश्चात जो प्रकाश होता है वो अभिलंब की ओर झुकता जाता है, जिससे तारे की एक आभासी स्थिति बनती है जो वास्तविक स्थिति से कुछ ऊंचाई पर प्रतीत होती है, जैसा कि आपने चित्र में देखा था। और क्षितिज से देखने पर, क्षितिज यानी जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, और क्षितिज से देखने पर तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं अग्रिम सूर्य उदय तथा विलंबित सूर्यास्त। अग्रिम सूर्य उदय तथा विलंबित सूर्यास्त
तो सबसे पहले हम इसका चित्र देखते हैं और चित्र के द्वारा इसे समझते हैं। तो चित्र क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय व सूर्यास्त पर प्रभाव। तो आपके दोनों में से कोई एक क्वेश्चन बन सकता है, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त से आप क्या समझते हैं, या फिर आपके क्वेश्चन बन सकता है वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय व सूर्यास्त पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोनों का आंसर एक ही होगा। तो अब चित्र को देख लेते हैं। चित्र में आपको पृथ्वी दिख रही है और जो आपको ब्राउन कलर में यानी भूरे कलर में जो लाइन दिख रही है जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह को छूते हुए जा रही है, वो क्या है, क्षितिज रेखा है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। और हॉरिजॉन्टल लाइन पर कोई प्रेक्षक या व्यक्ति खड़ा है। चित्र में आपको जो डेड डैश के द्वारा जो सूर्य की स्थिति दिख रही है वो आभासी स्थिति है, और जो आपको ठोस लाइन के द्वारा स्थिति दिख रही है जो कि क्षितिज रेखा के नीचे है वो वास्तविक सूर्य की स्थिति है। जब सूर्य क्षितिज रेखा के नीचे होता है तो उससे चलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका वायुमंडलीय परतों के कारण क्या होता है, अनेक बार अपवर्तन हो जाता है, जिसके कारण सूर्य की एक आभासी स्थिति बनती है, जिसे हमने डेड डैश लाइन के द्वारा प्रदर्शित किया है। दोस्तों, आपको सुबह सुबह जो सूर्य उदय के पश्चात जो आपको सूर्य दिखाई देता है वो आभासी सूर्य उदय होता है, जो कि हमें 2 मिनट तक दिखाई देता है। और 2 मिनट पश्चात क्या होता है, वास्तविक सूर्योदय होता है। यानी 2 मिनट तक जो हमें सूर्य दिखाई देता है जो कि आभासी सूर्य होता है, उसका जो उदय होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्य उदय कहते हैं, या फिर आभासी सूर्योदय कहते हैं। वास्तविक सूर्योदय कब होता है, जब सूरज जो होता है यानी जो सूर्य होता है वो वास्तव में क्षितिज को पार कर लेता है, यानी क्षितिज के ऊपर पहुंच जाता है, तो अब वास्तविक सूर्योदय होता है। यानी सुबह सुबह जो हमें सूर्य दिखाई देता है सूर्योदय के समय 2 मिनट तक, वो क्या होता है, आभासी सूर्य होता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, अग्रिम सूर्योदय या आभासी सूर्योदय कहते हैं। दोस्तों, शाम को हमें क्या होता है, वास्तविक सूर्यास्त के पश्चात भी क्या होता है, हमें 2 मिनट तक क्या होता है, सूर्य दिखाई देता है। तो यह सूर्य क्या होता है, आभासी सूर्य होता है। वास्तविक सूर्यास्त से तात्पर्य क्या है दोस्तों, जब सूर्य वास्तव में क्या होता है, क्षितिज के नीचे चला जाता है तो इसे हम कहते हैं वास्तविक सूर्यास्त कहते हैं। और इसके पश्चात भी क्या होता है, शाम को 2 मिनट तक जो हमें सूर्य दिखाई देता है वो आभासी सूर्य होता है। और जब यह सूर्य भी क्या होता है, अस्त हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, विलंबित सूर्यास्त या आभासी सूर्यास्त कहते हैं। इस प्रकार क्या होता है दोस्तों, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच का जो समय अंतराल होता है वो 2 मिनट होता है। और सुबह सुबह क्या होता है, आभासी सूर्योदय और वास्तविक सूर्योदय के मध्य भी क्या होता है, 2 मिनट का समय होता है। इस प्रकार दोस्तों दिन की अवधि में 4 मिनट की बढ़ोतरी या वृद्धि हो जाती है। और यह जो परिघटना होती है, यानी जो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की जो परिघटना होती है, इसी परिघटना के कारण क्या होता है, जो आपने सुबह सुबह जो आप सूर्य का आकार देखते हैं तो वो चपटा दिखाई देता है, और शाम के वक्त भी क्या होता है, आपको जो सूर्य का आकार है वो चपटा दिखाई देता है। तो वो क्यों होता है, वो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के कारण दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे अब इसकी थ्योरी देख लेते हैं। तो इसकी थ्योरी देखते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्य उदय से लगभग 2 मिनट पूर्व ही दिखाई देने लगता है। यानी जो वास्तविक सूर्योदय नहीं होता है उससे पूर्व ही हमें क्या होता है, सूर्योदय दिखाई देने लगता है, जो कि क्या होता है, 2 मिनट तक दिखाई देता है, और वो आभासी सूर्य होता है। तथा वास्तविक सूर्यास्त के लगभग 2 मिनट पश्चात तक सूर्य जो होता है वो दिखाई देता है, जैसा कि आपको चित्र में बताया था। वास्तविक सूर्योदय से तात्पर्य सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना है। यानी जब वास्तविक सूर्योदय कब होता है, जब सूर्य क्षितिज को पार कर लेता है तो वास्तविक सूर्योदय होता है। तथा वास्तविक सूर्यास्त का तात्पर्य सूर्य का क्षितिज से नीचे जाना है। जब सूर्य जो होता है वास्तव में क्षितिज के नीचे चला जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक सूर्यास्त कहते हैं। वास्तविक सूर्योदय व आभासी सूर्योदय अथवा वास्तविक सूर्यास्त व आभासी सूर्यास्त के बीच का समय अंतराल लगभग 2 मिनट होता है। यानी दोस्तों आभासी सूर्य उदय व वास्तविक सूर्योदय के मध्य क्या होता है, 2 मिनट का अंतर होता है, और आभासी सूर्यास्त व वास्तविक सूर्यास्त के मध्य भी क्या होता है, 2 मिनट का अंतर होता है। इस प्रकार दिन की अवधि में 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है। यानी इस प्रकार क्या होता है, दिन की अवधि में क्या होता है, 4 मिनट की वृद्धि हो जाती है।
इसी परिघटना यानी इसी परिघटना मतलब जो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त की जो परिघटना होती है उसी के कारण ही क्या होता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका चपटी प्रतीत होती है। जब आप सुबह सुबह सूर्य को देखते हैं तो वो चपटा दिखाई देता है, और जब शाम को भी आप देखते हैं जो सूर्य होता है वो चपटा दिखाई देता है। वो क्यों होता है, वो अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त के कारण होता है। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। तो इसे हम क्या करते हैं, पहले चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो चित्र है वो देखते हैं। पहले यहाँ पे प्रकाश स्रोत के रूप में सूर्य ले रखा है, और आपको जो ब्राउन कलर में जो संरचना दिख रही है वो क्या है, वायुमंडलीय कण हो सकते हैं, अवरोधक हो सकता है, या कोई वस्तु या गैस के अणु हो सकते हैं। तो प्रकीर्णन में होता क्या है दोस्तों, जब प्रकाश किसी अवरोधक या वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है लेकिन परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे जो प्रकाश क्या होता है, अवरोधक से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है, लेकिन यहाँ पे परावर्तन के नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो परावर्तन के नियम का पालन नहीं हो रहा है, यह कैसे समझेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में जो डायग्राम बनाया है उसे आपको अब देखना है। दोस्तों प्रकीर्णन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो परावर्तन के नियम हैं उन्हें भी समझना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो राइट साइड में डायग्राम बना रखा है उसे आपको देखना है। तो उसमें आप देख सकते हैं इसमें जो प्रकाश होता है वो अवरोधक या वस्तु से टकराकर वापस उसी दिशा में लौट जाता है। यानी जब प्रकाश किसी अवरोधक सतह से टकराकर जब उसी दिशा में लौट जाता है तो यह होता है परावर्तन का पहला नियम। और दूसरा नियम क्या होता है, जो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। यानी जो आपतित किरण अभिलंब के साथ जो कोण बनाती है और जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। यह होता है परावर्तन का दूसरा नियम। इन दोनों नियमों को क्या होता है, प्रकीर्णन के अंदर पालन नहीं होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम इसकी क्या करते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी वस्तु से टकराकर अपनी दिशा बदल लेती हैं परंतु परावर्तन के नियमों का पालन नहीं करती हैं, तो इस प्रकाशिक घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो आपको चित्र के द्वारा समझा दिया था, जब प्रकाश होता है किसी अवरोधक सतह से टकराकर अपनी दिशा बदल लेता है लेकिन परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की, इसलिए इसे टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। यानी जो टिंडल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने इस प्रभाव की खोज की थी, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं आकाश का रंग नीला होना। यानी आकाश का रंग नीला क्यों होता है यहाँ देख लेते हैं और समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है, जो सूर्य का जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों की किरणों से मिलकर बना होता है, और उन 7 रंगों की किरणों की जो लंबाई होती है वो अलग अलग होती है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लंबाई शब्द है उसका उपयोग ना करके हम किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य शब्द का उपयोग करते हैं। यानी किरणों के लिए हम क्या करते हैं, जो तरंग दैर्घ्य शब्द होता है उसका उपयोग करते हैं लंबाई की जगह। तो सभी किरणों की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो अलग अलग होती है। जो लाल किरण होती है उसकी जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो बैंगनी और नीले रंग की जो किरणें होती हैं उसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। चलिए दोस्तों अब इसे हम थ्योरी के द्वारा समझ लेते हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणु, यानी जो वायुमंडल होता है उसके अंदर क्या होता है, वायु के अणु पाए जाते हैं, गैस के अणु पाए जाते हैं, धूल के कण पाए जाते हैं, और भी अवरोधक सतह पाई जाती हैं। तो होता क्या दोस्तों, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के अणु छोटी तरंग दैर्घ्य की किरणों, तो छोटी तरंग दैर्घ्य की किरणें कौन सी होती हैं, बैंगनी और नीले रंग की, का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं। यानी जो वायुमंडल के अंदर जो कण होते हैं वो क्या करते हैं, जो छोटी तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती हैं बैंगनी और नीली, उनका प्रकीर्णन अधिक मात्रा में करते हैं, जबकि बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली लाल रंग की प्रकाश किरणों का प्रकीर्णन कम मात्रा में करते हैं। अतः प्रकीर्णन के पश्चात नीली व बैंगनी रंग की प्रकाश किरणें पृथ्वी तक अधिक मात्रा में पहुंचती हैं, जिसके कारण ऊपर का आकाश नीला दिखाई देता है। तो दोस्तों होता क्या है, जब सूर्य का श्वेत प्रकाश हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है तो हमारे वायुमंडल में विद्यमान जो गैस के अणु होते हैं, धूल के कण होते हैं आदि से जब टकराता है तो उसमें विद्यमान जो छोटी तरंग दैर्घ्य की जो किरणें होती हैं नीले और बैंगनी रंग की, उनका प्रकीर्णन या बिखराव ज़्यादा हो जाता है, जबकि जो बड़ी तरंग दैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं जैसे लाल रंग की, उनका बिखराव या प्रकीर्णन कम होता है।
अतः छोटी तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का प्रकीर्णन अधिक मात्रा में हो जाने के कारण क्या होता है, आकाश या जो वायुमंडल होता है उसका रंग नीला दिखाई देता है। अब मान लीजिए दोस्तों, अगर पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी का जो आकाश है वो कैसा दिखाई देता, तो दोस्तों वो काला दिखाई देता। क्योंकि वायुमंडल नहीं होता तो दोस्तों क्या होता, जो प्रकाश है उसका प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, उसका आकाश का रंग काला दिखाई देता। जैसे कि आपको पता है स्पेस या अंतरिक्ष का रंग काला होता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे कोई वायुमंडल नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है, प्रकीर्णन क्रिया नहीं हो पाती है, जिसके कारण स्पेस का जो कलर है वो काला दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं उगते व छिपते सूर्य का लाल या रक्ताभ दिखाई देना, यानी जो उगता और छिपता सूर्य है वो लाल क्यों दिखाई देता है वो समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे चित्र के द्वारा समझ लेते हैं। तो चित्र में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पृथ्वी बना रखी है और यहाँ पे क्षितिज बना रखा है, क्षितिज रेखा बना रखी है जो कि पृथ्वी की ऊपरी सतह से टच करते हुए जा रही है, और यहाँ पे सूर्यास्त और सूर्योदय दिखा रखा है। इसके साथ यहाँ पे एक प्रेक्षक है और प्रेक्षक के ऊपर एक ऊर्ध्व स्थिति में सूर्य बना रखा है। अब इसे समझ लेते हैं। जब दोस्तों सूर्य उदय और सूर्यास्त होता है तो उस समय क्या होता है, जो सूर्य क्षितिज के निकट होता है। जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो उसका जो प्रकाश होता है, जब दोस्तों सूर्य क्षितिज के निकट होता है तब वो क्या करता है, वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। इसके कारण क्या होता है, अधिक दूरी तय करने के कारण क्या होता है दोस्तों, जो छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं बैंगनी और नीली, उनका प्रकीर्णन वायुमंडल में हो जाता है और वो किरणें जो होती हैं हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाती हैं। लेकिन जो बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं, जैसे लाल रंग की किरणें, वो क्या होती हैं, हमारी आंखों तक पहुंच पाती हैं, जिसके कारण सूर्य का जो रंग है वो लाल दिखाई देता है। तो यह स्थिति कब होती है, जब सूर्य उदय होता है, और सूर्यास्त के समय क्या होती है, यह स्थिति बनती है जब सूर्य हमें लाल दिखाई देता है। तो क्यों दिखाई देता है, क्योंकि होता क्या है दोस्तों, जब सूर्य क्षितिज के निकट होता है तो उसका जो प्रकाश होता है वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो इस दौरान क्या होता है, जो बैंगनी और नीले रंग की जो छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन हो जाता है, और जो बड़ी तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती है जैसे लाल रंग की, तो उनका प्रकीर्णन कम मात्रा में होता है, जिसके कारण वो किरणें हमारी आंखों तक आसानी से पहुंच पाती हैं, जिसके कारण हमें सूर्य का जो कलर होता है वो उगते हुए छिपते सूर्य का कलर हमें लाल दिखाई देता है। जैसा कि दोस्तों आपने भी देखा है कि जब दोपहर होती है या फिर जो सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है तब क्या होता है, वह हल्का पीला या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। वो क्यों होता है दोस्तों, उस समय क्या होता है, जो सूर्य का प्रकाश कम दूरी तय करके क्या करता है, हमारी आंखों तक पहुंचता है। तो कम दूरी तय करने के कारण क्या होता है, जो नीले और बैंगनी रंग की जो प्रकाश की किरणें होती हैं उनका प्रकीर्णन कम मात्रा में हो पाता है। इस कारण क्या होता है, जो हमारी आंखों तक वो किरणें भी पहुंच जाती हैं, जिसके कारण क्या होता है, सूर्य का जो कलर है वो दोपहर के वक्त लाल दिखाई नहीं देता है, वो क्या होता है, हल्का पीला या ऑरेंज कलर का दिखाई देता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और आगे हम इसकी थ्योरी भी देख लेते हैं। तो देखते हैं इसकी थ्योरी। सूर्योदय व सूर्यास्त के समय प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके हमारी आंख तक पहुंचती हैं। यानी सूर्योदय व सूर्यास्त के समय क्या होता है, जो सूर्य क्षितिज के निकट होता है उस समय क्या होते हैं, सूर्य की प्रकाश की किरणें अधिक दूरी तय करके हमारी आंख तक पहुंचती हैं। इन किरणों के मार्ग में धूल के कणों तथा वायु के अणुओं द्वारा प्रकाश किरणों का अधिक प्रकीर्णन होता है। इस प्रकीर्णन के कारण नीली व बैंगनी किरणें निकल या बिखर जाती हैं। यानी होता क्या है, जो छोटी तरंगदैर्घ्य वाली जो किरणें होती हैं नीली और बैंगनी रंग की, वो किरणें क्या होती हैं, वो प्रकीर्णन के कारण अधिक मात्रा में उनका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण वो उससे निकल जाती हैं या बिखर जाती हैं, क्योंकि इनका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। इस प्रकार हमारी आंख तक लाल किरणें ही पहुंच पाती हैं, यानी जो लाल किरणें होती हैं उनकी तरंगदैर्घ्य क्या होती है, ज़्यादा होती है। इस कारण क्या होती है, हमारी आंख तक लाल किरणें ही पहुंच पाती हैं। फलस्वरूप सूर्योदय व सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देता है। यानी फलस्वरूप सूर्य उदय व अस्त होते समय क्या होता है, लाल दिखाई देता है। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ दोस्तों से लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।